नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जबकि काउंटिंग 4 जून को होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठा 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा। और उसके बाद 4 जून को होगी वोटों की गिनती। यानी पहला चरण शुक्रवार से शुरू हो रहा है और मतगणना मंगलवार को होगी। और अभी तक बीजेपी ने राजस्थान की 10 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना आखिर किसका होगा मंगल 2024 के इस दंगल में। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। पीएम के नेतृत्व में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है, उधर इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 7 दौर के दंगल में 4 जून को किसका मंगल होने वाला है। चर्चा इसी पर करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इसी को लेकर जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, आरसी चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हुए, महासचिव हैं पीसीसी। मिथिलेश जामनी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। और साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। रामकेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल राजस्थान के लिए खास रहेगा, जब 2 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन 25 की 25 सीटें 2 कार्यकाल से लगातार जीतने के बाद अब तीसरी बार है जब हैट्रिक की बात बीजेपी कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस कितनी तैयार है इन्हें टक्कर देने के लिए? रामकेश जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए वापस उनका रुख करेंगे। लेकिन आरसी चौधरी जी, सवाल यही जो रामकेश जी से किया था, क्योंकि कांग्रेस तैयारी की बात करती है, मजबूती के साथ दावेदारी पेश करती है, जीत की बात करती है। अब तारीख भी सामने है, तो ऐसे में तैयारी कैसी है? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के उस आम आवाम को, देश के मतदाताओं को और प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि वो अपने मत से 4 जून को देश की इबादत लिखेंगे, उसकी तस्वीर लिखेंगे, उसकी सरकार बनाएंगे। ये उन महापुरुषों ने अपने बलिदान से, अपने जीवन के समर्पण से, एक लंबी लड़ाई से देश के अंदर संविधान को आत्मसात किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस संविधान को आत्मसात किया था, तब बाहर निकलने पे उनसे पूछा गया कि ये संविधान क्या करेगा, तो उन्होंने कहा था कि अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र के अंदर मत से होगा। और हर 5 साल के अंदर जनता की अदालत में जाना होता है। आज देश के प्रधानमंत्री का और मजदूर का वोट वैसा ही होता है। एक वोट से हमने नेताओं को हारते हुए देखा है, एक वोट से हमने सरकार को गिरते हुए देखा है। और ये जो अहंकार और दम है, उसको लोकतंत्र में हमने कुचलते हुए देखा है। इसलिए मैं इस पावन पर्व पे तमाम इन लोगों को जो देश के संविधान के अंदर आस्था रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उनके पर्व की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। राजस्थान की जनता बड़ी सूझ और बूझ के साथ में चलती है। कई बार उन्होंने दोनों डबल इंजन की सरकारें यहाँ राजस्थान के अंदर बनाई, कई बार कांग्रेस की बनाई, 25 सांसद दिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 25 सांसद जनता की अदालत से चुन के गए, 2 बार उन्हें जनता की अदालत में लेखा जोखा रखना होगा। और हैट्रिक की आस लगाए हुए लोगों को क्लीन बोर्ड पे आउट ना हो जाएं, ये राजस्थान की जनता तय करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इन 10 सालों के अंदर सरकार ने सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने का काम किया है। विपक्ष में रहते हुए निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज को मुखर करें जो आपसे जनता उम्मीद करती है। लेकिन जवाबदेही की कुर्सी पे बैठ के और उस हर आवाज को कुचलने का काम करें जो अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करती है। देश की संसद में कांग्रेस के सांसद 2 बार कम रहे, लेकिन हम देश की संसद में उस आवाज को मुखर किया जो अंतिम व्यक्ति की आवाज थी। हमने दक्षिण से लेकर उत्तर तक उस जन की आवाज को सुना जो मन की बात के नीचे दब गई थी। हमने पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिस मणिपुर के अंदर इस देश की जुबा पे नाम लेना बंद कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने, वहां पे कारगिल के सैनिक की पत्नी के साथ में जो विवश दर से हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, उसकी आवाज को हमने संबल देने का काम किया, उस आवाज को हमने मुखर करने का काम किया। जनता की अदालत में हम जाएंगे। हमने गत 5 साल के अंदर हर उस आवाज को मुखर किया जब देश की संसद से 146 सांसदों को भी बाहर निकाल दिया, लेकिन जनता की आवाज को कहीं रुकने नहीं दिया। ये लोकतंत्र का पर्व है और जनता अपने हक को, अपने मुद्दे को और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करेगी। और कांग्रेस राजस्थान से 25 सीटों पे
जिन विपक्ष के अंदर भूमिकाओं का निर्वहन किया, राजस्थान में सरकार रहते हुए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, उन मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में जाएगी और शीश नवा के हम उनसे ये अपील करेंगे कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के उस स्वाभिमान को, उस शौर्य को बढ़ाने की लड़ाई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मांगेंगे। 2 बार से भले ही जीत के आ रहे हैं ये, लेकिन इस बार कांग्रेस परिदृश्य को बदलेगी, परिणामों को बदलेगी। निश्चित संतुष्ट है इस बात को लेकर, आप कॉन्फिडेंट? निश्चित रूप से। ठीक है। आशीष जी, अभी जो बात कही आरसी जी ने कि आवाज जो दबाई जा रही थी, उसे आवाज को बुलंद करने का जो काम किया वो कांग्रेस ने किया है, फिर वो चाहे पूरब से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, और इन अपने जो मुद्दे थे और जिस तरह से काम राजस्थान में किया है राज्य सरकार ने, पिछली राज्य सरकार ने 5 साल में, उसी आधार पर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन बीजेपी का आधार सबसे मजबूत क्या रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा था कि 2014 में चाय वाला, 2019 में आते आते चौकीदार, और इसके बाद अब मोदी का परिवार। मुद्दे अलग अलग, जब जब विपक्ष प्रहार करता है वही चीज एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर बीजेपी के लिए आती है, वो बीजेपी के लिए ही फायदा करती है, एक बड़ा हथियार बन जाती है। इस बार भी क्या वैसा ही कुछ? क्योंकि 400 पार की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा आधार इसका क्या है? श्वेता जी, सबसे पहले तो आज जो लोकतंत्र का महापर्व है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो देश के 96 करोड़ से अधिक मतदाता और राजस्थान के 5 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष के तमाम मिस प्रोपेगेंडा के बावजूद भी ये बार बार ये कहते रहते हैं चुनाव नहीं होंगे, संविधान को बदला जाएगा। और यही वही लोग हैं जिन्होंने 1975 में देश के संविधान को किस तरह से हत्या की और किस तरह से देश में जो है 1.5 साल तक इमरजेंसी लगी रही, वो पूरे देश ने उस दृश्य को देखा है। जिस तरह से इन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हुए 100 सरकार को बर्खास्त किया, थोड़ा सा ध्यान चौधरी जी को उस पर देना चाहिए था। मैं अभी डोटासरा जी को भी सुन रहा था, मैं कांग्रेस के महासचिव चौधरी जी को भी सुन रहा था। निश्चित रूप से ये चुनाव में हमें जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के बीच में जो लेखा जोखा है वो रखना चाहिए कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार राजस्थान की बनाम भजनलाल जी की 3 महीने की जो सरकार, उन्होंने क्या फैसले लिए, उसमें क्या परिवर्तन आया। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की जो महाभ्रष्ट सरकार थी जिसमें घोटालों की पूरी एक श्रृंखला थी, और 2014 से लेकर के 2024 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है जो लगातार सेवा, सुशासन, जन कल्याण के, जन सेवा के फैसले ले रही है और जनता ने अपने जीवन स्तर में बदलाव देखा है। हम अगर बाहर जाएं, हम अपने घर में रहें, वो जो डिफरेंस है वो जनता फील करती है। हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए और आंकड़ों के साथ चर्चा करनी चाहिए कि 4 से 14 बनाम 14 से लेकर के 24 तक क्या हुआ, तब जाकर के हम इसको सार्थक बहस कर पाएंगे। जहां तक राजस्थान की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारी 15 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है और शेष बचे हुए उम्मीदवार भी जल्दी आ जाएंगे। इस बार राजस्थान में आपने देखा होगा श्वेता जी की पहले फेज में चुनाव है और सेकंड फेज में चुनाव है। 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान का जो युवा है वो जिस तरह से पेपर लीक से प्रताड़ित था और पीड़ित था, और जिस तरह से कांग्रेस के नेता बार बार कहा करते थे श्वेता जी कि आप छोटे मोटे को मत पकड़िए, आप सरगनाओं तक पहुंचिए, लेकिन इन्होंने अपने नेताओं की बातों पर ही ध्यान नहीं दिया। भजनलाल जी जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बनते से ही जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया था श्वेता जी कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, हमने पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी का गठन किया और 63 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान में जितने भी पेपर हुए हैं वो सब पेपर लीक से प्रूफ हैं। तो राजस्थान के 80 लाख से ज़्यादा युवाओं में एक आशा जगी है कि अब अगर इस तरह की कोई कोताही बरतेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जनहित के लगातार सरकार फैसले ले रही है, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात कर लें, चाहे इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। 10 साल बनाम यूपीए, 10 साल बनाम मोदी के नेतृत्व का 10 साल, इनके 5 साल बनाम हमारे 3 महीने के फैसले। और जिस तरह से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, जिस तरह से आप देखिए कि देश का माहौल बना है, ये वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। जो मैं चौधरी जी की इस बात से सहमत हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है, देश के अस्तित्व का चुनाव है कि हमको वापस इस ताकतों को, जो लगातार विभाजनकारी ताकतें हैं, उनको जवाब देना है। आप जैसे श्वेता जी, आप देखिए 2019 में प्रोपेगेंडा लेकर के आए और इन्होंने चौकीदार चोरे का नारा लगाया, सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट पड़ी और पूरे देश ने एक नारा दिया कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और मोदी जी के साथ खड़ा हो गया।
इसी तरह की हरकत आप देखिए कि ये लोग जो सनातन का विरोध करते हैं, वो मोदी जी को कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, और उन पर इस तरह का आरोप लगाया लालू जी ने, और कांग्रेस ने उसका कोई खंडन नहीं किया। पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी हो गई। अब देखना होगा, देखिए आप दोनों के बिल्कुल अपने अपने मुद्दे, अपने अपना आधार है जीत को लेकर भी। लेकिन मिथिलेश जी, अब जब सिंहासन की बात आती है जीतेगा कौन, लेकिन उससे पहले अब जब 10-10 साल की बात आती है कि अब एनडीए को भी 10 ईयर्स हो चुके हैं, यूपीए भी 10 साल उससे पहले लगातार रही है। राजस्थान की बात करते हैं तो पिछले 5 सरकार गहलोत सरकार रही है, और उसके बाद 3 महीने की अभी भजन लाल सरकार है। डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है। जो वादे किए गए उसको जल्द से जल्द पूरा किया, और 100 दिन का ये वो भी रखा गया था कि ताकि काम कर सके, ज्यादा अहम फैसले ले सके। सब कुछ देख रही है राजस्थान की जनता भी। सबसे अहमियत क्या रखेगा इस चुनाव में आपकी नजर में, अगर अभी हम सिर्फ राजस्थान की अगर बात करें तो? देखिए, सबसे अहमियत यह रहेगी जो आज भजन लाल जी ने निर्णय लिए, जिस तरीके से देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया ओम प्रकाश बराड़ा को, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जिस तरीके से किसान आयोग का चेयरमैन बनाया गया। और पिछली सरकार में क्या हुआ था, जब सरकार जाने वाली थी, जब तेजा बोर्ड के चेयरमैन का अनाउंसमेंट किया गया था, और तमाम जो बोर्ड है उनको देरी से अनाउंस किया गया, बनाया गया तो विधायकों को ही बनाया गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जो बेसिक नीड है कि कैसे कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, कैसे कार्यकर्ता को जोड़ के रखा जाए, ये बेसिक डिफरेंस है। एक कार्डर बेस्ड पार्टी में किस तरीके से कार्यकर्ता का सम्मान होता है, और एक लीडर बेस्ड पार्टी में किस तरीके के फैसले होते हैं, ये आज बेसिक डिफरेंस दिखा है। इसके अलावा मेजर जो डिफरेंस है, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि आपने जो बेसिक नीड है वाटर, राजस्थान की मैं कहूंगा कि सांसों में पानी बसता है। रहीमन दास जी ने कहा बिन पानी सब सून, राजस्थान पर पूरी तरह लागू होता है। उस पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब इंप्लीमेंटेशन और योजनाओं में टाइम लगता है, एक दिन में तो कुछ होता नहीं, लेकिन ईआरसीपी का फैसला हुआ, यमुना जल का समझौता हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी में जो एक बड़ा एमओयू किया। तो जो उसको आप भले पर्ची की सरकार कह लो, खर्ची की सरकार कह लो, लेकिन जो जिस तरीके से एसओजी ने, जिस तरीके से आरपीएससी सदस्यों से एसीबी ने पूछताछ की, लेकिन उसमें एक कमी है कि आप चोर को तो पकड़ रहे हो, चोर की मां को तो पकड़ ही नहीं रहे। बिल्कुल, मिथिलेश जी आपको रोकना चाहेंगे। टीकाराम जूले इस वक्त क्या कुछ जैसे हमारी 2-3 दिन के अंदर सीसी होगी, उस दिन हमारी टिकटें वो भी फाइनल हो जाएंगी। क्योंकि 25 सीटें हैं, क्या इस बार उम्मीद करें? अभी तक 25 की 25 देखा जाए तो पिछले चुनाव में गठबंधन के साथ बीजेपी के खाते में गए थे। अब राजस्थान में चूंकि आपको क्या गुंजाइश लग रही है 25 सीटों पर? देखिए, बीजेपी से अधिक सीटें हम जीतेंगे। पहले दोनों जो चरण थे, जो इलेक्शन रहे, आप देखेंगे पहली बार मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए जनता से। अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में काला धन वापिस आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, डॉलर रुपया बरोबर करेंगे, ऐसी 20 चीजें उन्होंने कही, और जनता को ये लगा कि यार ये आदमी सही कह रहा है, इसकी बात माननी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन मिथिलेश जी, इसी पर एक रिएक्शन आपसे ले ले, फिर रामकेश मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा सीट जीत कर हम आएंगे। पिछली बार राज्य में सरकार बनी थी, इसके बावजूद भी एक सीट नहीं आ पाई, और अभी तो राज्य से भी जनता ने नकार दिया है। तो ऐसे में इस कॉन्फिडेंस को क्या कहेंगे, या फिर कौन सी ऐसी बात है जो कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रही है और उन्हें लग रहा है कि वो जीतेंगे ज्यादा सीटों से? दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। पिछली बार क्या हुआ था, अशोक गहलोत जी की विधानसभा से कांग्रेस हारी थी 18,000 वोटों से, और सचिन पायलट की विधानसभा क्षेत्र से हारी थी 18,000 से। और अशोक गहलोत के नाम एक रिकॉर्ड है 25 सीटें हराने का, और वही रिकॉर्ड शिवचरण माथुर के नाम भी है कि 25 सीटें हराई भी, 25 सीटें जिताई भी। 1984 में जिताई, 89 में हराई। और वसुंधरा राजे जी के है कि 25 सीटें जिताई। अब टीकाराम जूली जी बातें तो ऐसी कर रहे हैं, इन्होंने टिकट दे दिया ललित यादव को, और उनके 2 बार के सांसद और 2 बार के विधायक ने आज ही जोर का झटका धीरे से मारा है, और बीजेपी में आकर और चलिए, रामकेश मीणा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस विधायक। रामकेश जी, स्वागत है आपका। रामकेश जी, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि इस बार तो हम जीत के आएंगे, जनता हमारे साथ आएगी। 10 साल देख लिया है कि क्या किया है यहाँ पर मोदी सरकार ने। लेकिन पिछली बार जब 5 साल राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जनता ने भरोसा केंद्र के लिए नहीं किया कांग्रेस पर। अभी क्यों करेगी? नहीं, इसमें श्वेता जी विशेष बात यह है कि जो पिछले 5 साल अभी अशोक गहलोत साहब की सरकार यहाँ राजस्थान में रही जी, और जनहित के जो ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस सरकार ने किए थे,
उन फैसलों से आज भी वो जनता जो है जबरदस्त लाभान्वित हुई थी और जनता आज उन फैसलों को याद करते थे, अपने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर पछता रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार और कांटे का मुकाबला करके जो ये वादे कर रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं जगह जगह कि हम 25 सीट जीतेंगे। 25 सीट जीतना तो दूर की बात है, कई लोग तो यहाँ बीजेपी के ऐसे आए हैं और अभी आने वाले हैं जो उनका जो क्षेत्र में भारी विरोध हो रहा है अभी से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो दावा है वो दावा बिल्कुल खोखला साबित होगा और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है, 10 से 15 सीट जीत लेकिन करके। रामकेश जी चलिए अच्छी बात है, आप ये कह रहे हैं कि इनका विरोध हो रहा है, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के भी तो लोग कहाँ खुश हैं, आप टिकट किसी और को देते, लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आज ही का दिन देख लें, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम ऐसे जो जाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। अपने परिवार के मजबूत सदस्य की भी तो जरूरत होती है जीत के लिए, कांग्रेस को और मजबूत होना चाहिए। तो कैसे आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों के जाने से, जनता फिर भी साथ आएगी? लेकिन कांग्रेस ने जो यहाँ 5 साल में जो नीतियां अपनाई राजस्थान में और आम जनता का जो फायदा सरकार की नीतियों से हुआ, उन योजनाओं को अब जनता याद कर रही है और हम लोग ग्राउंड लेवल की हम बात कर रहे हैं, भारी कांग्रेस के प्रति समर्थन बढ़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और राजस्थान से लोगों को जिता करके भेजेगी। मोदी जी के जो वादे और मोदी जी की जो गारंटियां हैं, वो गारंटियों को जनता ने देख लिया, परख लिया और सारी गारंटियां लगभग सब की जो है पूरी नींव पर। चलिए, आप अहम सवाल भी उठा रहे हैं बीजेपी पर, इस पर मिथिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सभी जुट चुके हैं, दावे अपने अपने जीत को लेकर जनता में भरोसा जताने की बात भी हो रही। चलिए एक बार फिर से पैनल का ही रुख करते हैं। मिथिलेश जी, रामकेश जी ने तो अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात रखी ब्रेक में जाने से पहले कि हम तो जीत कर आ ही रहे हैं, तय है ये, लेकिन आप कुछ सवाल उनसे पूछना चाह रहे थे। देखिए, मैं पहला सवाल तो ये पूछ रहा था कि ईआरसीपी को लेकर अमित शाह को काले झंडे दिखाए थे गंगापुर में, अब वो ईआरसीपी धरातल पे आ गई है। दूसरा, वो मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे, लेकिन करौली के पांचना बांध का पानी वो गंगापुर को नहीं पिला पाए 5 साल में। तो बीजेपी से तो हम सवाल करें वो तो जायज है, लेकिन जब हम राज में थे तो करौली का बांध, सवाई माधोपुर से पानी नहीं लाना था, करौली के पांचना बांध से पानी लेके आना था और उसकी प्रोजेक्ट था कि सरिस्का तक पानी आएगा, लेकिन वो गंगापुर तक नहीं आ पाया। वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से वोट शेयर बढ़ रहे हैं बीजेपी के, पहले 55% थे, फिर पिछली बार 61% हो गए, और जिस तरीके से अभी जो 3 महीने की जो बातें की जा रही है उसमें कई ऐसे काम हुए हैं जो कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस में जो चल रहा है कि ललित यादव को टिकट दे दिया और जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली जैसे लोग हैं, अब वहां कहा जा रहा है कि शायद करण सिंह यादव को टिकट दिया जाता तो 7 लाख से काउंटिंग शुरू होती, और भूपेंद्र यादव जो महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी किस्मत काम कर रही है। और मेव और अगर यादव जुड़ते, स्थानीय बनाम हरियाणा बनाम राजस्थान होता तो चुनाव का रंग जमता। तो किसने डॉक्टर करण यादव का टिकट कटवाया, ये बड़ा सवाल है। वो भी यही पूछ रहे हैं कि मैंने जब कांग्रेस 25 हारी हुई थी, उस बुरे दौर में मैं उपचुनाव लड़ा और जीत के गया, तो फिर मेरा क्या गुनाह है? पहले एमएलए का टिकट काटा, फिर एमपी का टिकट काटा, और फिर उनके साथ जो गए हैं कई नेता, उसमें धाकड़ कम्युनिटी कई नेता जुड़े हैं। रामकेश जी, जो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इनसे कैसे पार पाओगे। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने करण सिंह रामकेश जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, अब तारीखों के ऐलान के साथ ही अब यहाँ पर कैलकुलेशन भी हो रही है, सबके अपने अपने दावे यहाँ पर हो रहे हैं जीत को लेकर, और खासतौर से हम राजस्थान की बात करें 25 सीटों को लेकर। दिल्ली में भी ये जो आंकड़ा है कि 543 सीटों का तारीख हो चुकी है, हर राज्य में क्या होगा, इस बार बदलाव भी देखने को मिल रहा है, गठबंधन को लेकर भी, मुद्दों को लेकर भी बात करें। 2019 से बहुत बदली हुई तस्वीर 2024 में नजर आने वाली है।
बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ एक ट्वीट करा। ट्वीट में उन्होंने अपने 10 साल के काम गिनाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं चुनाव को लेकर। तो ये जो तैयारी वाला परसेप्शन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं कर दिया। आप जिस तरीके से हम चुनाव में मुद्दों के साथ उतरते हैं, तैयारी, रणनीति, स्ट्रैटेजी, प्रत्याशियों के साथ उतरते हैं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ और हथियार थे, परसेप्शन का हथियार। अब 370 का टारगेट ऐसा दे दिया कि आपने देखा होगा श्वेता कि ये चर्चा तो खत्म ही हो गई कि चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। चर्चा अब ये चल रही है कि क्या 370 आ पाएगा, क्या 400 पार आ पाएगा। आपने देखा कि कितनी चालाकी या कितनी स्ट्रैटेजिक तरीके से या पॉलिटिकल स्मार्टनेस के तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस डिबेट को ही खत्म कर दिया कि चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अब डिबेट है 400 पार कैसे, 400 पार के लिए क्या क्या, महिला, युवा, किसान, तमाम तरीके की बातें। तो परसेप्शन पे हावी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार उन्होंने 10 साल के कामकाज गिना दिए। आज ट्वीट करके भी कह दिया कि हम करप्शन पे बाढ़ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश में जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं अब तक, उसका सबसे बड़ा एजेंडा ही करप्शन होता था। आज जिन मुद्दों की बात करते हैं, चाहे यूपीए हुआ, चाहे उससे पहले की सरकारें हुई, एजेंडा था करप्शन। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरे के रूप में आए, तब भी एजेंडा था करप्शन, एंटी करप्शन, करप्शन से लड़ाई। लेकिन 2019 में वो एजेंडा नहीं था, 2024 में भी अब एजेंडा नहीं है, एजेंडा दूसरे हैं। अब बात होती है दूसरी बात है अब तैयारी की बात। तो तैयारी की बात में ये है कि विपक्ष के पास जाहिर तौर पे कोई मुद्दा नहीं, और मुद्दा होता है तो प्रधानमंत्री उसको लेता है। परिवार पे सवाल उठता है तो आप देखिए किस तरीके की मूवी आ गई या ट्रेलर आ गया कि ये मेरा परिवार। अगर किसी भी मुद्दे पर, फ्रॉम चाय वाला टू चौकीदार, अब ये परिवार, हर मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुना लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो विपक्ष का इशू है वो है प्रत्याशियों की कमी, जिताऊ प्रत्याशियों की कमी, दूसरा मुद्दों की कमी, और तीसरा एकजुटता की कमी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तीनों चीजों को देखते हुए अपनी तैयारी, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजिकल प्लानिंग के साथ काफी आगे नजर आ रही है। हालांकि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी 400 पार है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जनता ही जनार्दन है। वो मौसम आ गया है, आज 3 बजे बाद जनता ही जनार्दन है का मौसम आ चुका है। जनता ही सर पर तैयारी होगी। लेकिन बात यह है कि जो प्रेपरेशन है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव ऑनवर्ड्स ही भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं अपने खेमे में माहौल बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, अहम बात आपने कही। आरसी जी, पहले इसी पर ही जवाब दे दीजिए। जो कांग्रेस और बीजेपी को लेकर एक माहौल बनता जा रहा है, कांग्रेस भले ही जितने दावे करें, जो अभी अदिति ने कहा। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि आदित्य जी ने एक बात ठीक कही कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है, और कांग्रेस पार्टी ने ही जनता को अपना भगवान मान के, जनार्दन मान के लगातार इस बात को जिक्र करते रहे हैं। और ओपनिंग नोट पे भी मैंने इसी बात का जिक्र किया कि देश का संविधान इसी बात को सशक्त करता है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि हिंदुस्तान की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके अंदर 180 देशों में 161 पे आता है। कांग्रेस पार्टी को संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका देश की जनता ने दी, वो चाहे देश की संसद हो, चाहे देश की सड़क हो, उस हर आवाज को हमने मुखर करने का काम किया, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है, वो 180 देशों में वो देश भी शामिल है जहां पे राजशाही है, जहां पे तानाशाही है। और हिंदुस्तान की अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस 161वें स्थान पे आए, ये देश के 142 करोड़ लोगों के लिए और डेमोक्रेसी के लिए चुनौती है। जनता आपको शासन करने के लिए जो अवसर देती है, जिस जवाबदेही के साथ में जनता की अदालत में जाते हैं, उसे जवाब देना होता है। उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने किया, प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में करते हैं। 10 साल के शासन के अंदर जिस स्विस बैंक से 15 लाख रुपए भारतीयों के खाते में लाने की बात 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे, एक भी भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आज 10 साल में अगर किया हो तो मैं पूछना चाहूंगा, उन्होंने जवाब भी लेते आते हैं, जवाब भी लेते आते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। श्वेता जी,
श्वेता जी जिन पे इन्होंने आरोप लगाए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। इनकी लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं, भ्रष्टाचार को संस्थागत करने की लड़ाई है। इनकी लड़ाई उस आवाज से जो सरकार से प्रश्न पूछती है, इनकी लड़ाई उस चीज से जो जनता उनके मुद्दों से जवाब, क्योंकि ये कांग्रेस और आरसीजी भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं श्वेता जी, अगर भ्रष्टाचारी है तो फिर वो बिल्कुल अलग ही किया जाए। इन्होंने पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस से स्टार्ट किया, हमको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। श्वेता जी, जब आपका प्रोग्राम चालू हुआ तो सबसे पहले हमने ANI की बाइट देखी जो डोटासरा जी से ली जा रही थी। उसके बाद में बीच में आपने जूली जी की बाइट दिखाई और आपने कवर किया। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि ये नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना चाहती है और जनता से बिल्कुल कट चुकी है। जनता जनार्दन भी है और जनता बहुत समझदार भी है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए ना, अरे आपके राहुल गांधी जी कांग्रेस मुख्यालय में बैठ करके 10 बार घोषणा कर चुके देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। अरे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, आपके राहुल गांधी जी बोलते हैं आप जवाब दे दीजिए, चुनाव क्यों हो रहे हैं बताइए ना। आप बार-बार देश में गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मीडिया से देश में गलत प्रोपेगेंडा चलाते हैं। देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जिसको समाप्त करने का आपकी सरकार ने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था, अरे आपकी सरकार ने किया था। इमरजेंसी कितने लगाई बताइए ना, लोकतंत्र कितने लगाई है, सेंसरशिप कितने लगाई बताइए ना, आप जवाब दीजिए। आशीष जी, आप दोनों से जनता पूछेगी। देखिए, आप दोनों से जनता पूछेगी। 10 साल अगर ये रहे, क्या किया क्या नहीं किया, जनता पूछेगी तो आपसे भी पूछेगी। आप ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, इनकी नाकामी छोड़िए, आप इनकी ठीक है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री जी इस मीडिया के सामने आके कब मुखातिब हुए? 10 साल में कोई विजुअल्स हैं तो दिखाइए। क्या उन्हें लोकतंत्र के सिस्टम पे विश्वास नहीं है? क्या उन्हें इस लोकतंत्र के सिस्टम पे विश्वास नहीं है? वो व्यक्ति है जो आ जाएंगे आज रात को उनकी कॉन्क्लेव है, आज रात को कॉन्क्लेव है, देखिए सुनिए अच्छे से सुनिए, आपको टॉकिंग पॉइंट मिलेंगे। क्या हुआ है आपको टॉकिंग पॉइंट मिलेंगे, सुनिए। उस सरकार की व्यक्ति की महिमा करते रहते हैं। विचार गौर हो गया, एक व्यक्ति 142 करोड़ पे भारी हो गया, चुनाव के नाम पे तानाशाही स्थापित होगी देश के अंदर। देश के 750 किसानों तानाशाही, सुनिए, तानाशाही आप कह रहे हैं कि तानाशाही स्थापित होगी। चुनाव भी हो रहे, जनता ही चुनेगी, वोट कास्ट करेगी। आप जब जनता की बात करते हैं, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा है, लेकिन ये तैयारी किस लिए हो रही कि जो आम जनता है यही वोट डाले? इसे विपक्ष पसंद है, कांग्रेस पसंद है, बीजेपी पसंद, किसको ये सौंपना चाहते हैं पूरे देश की कमान? ये तो इन्हीं पर निर्भर है। ये आप भी मानते हैं, ये आप भी मानते हो, इसलिए आप दोनों ने अपनी ओपनिंग भी इसी से की, जनता को धन्यवाद देते हुए। तो सवाल ये उठता है कि ये तो तय जनता को कर रहे हैं ना। हम आप मुद्दों पे बात कर सकते हैं, कहाँ नाकामी रही, कहाँ कौन पास हुआ, कहाँ कौन फेल हुआ, कौन से वादे की गारंटी की बात की जा रही, कौन पूरा कर रहा है, हम तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तय जो कर रहे हैं वो तो जनता करेगी। सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देश की संसद के अंदर कांग्रेस के जो सांसदों की बार बार आंकड़े का जिक्र करते हुए उपहास उड़ाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो 2 में रही, वो भारतीय जनता पार्टी के जिसके नेता विपक्ष के तौर पे रहे, जिनको यूएनओ में कांग्रेस की सरकार ने वो भी वक्त था एक, वो भी एक वक्त था। आज ये उपहास उड़ाने के बजाय उस आवाज को देश की संसद में स्थापित करते 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया जाता है और देश के अंदर 3 संहिताओं का कानून बना दिया जाता है। क्या वो 146 सांसद सिर्फ एक आंकड़ा है या देश की आधी आबादी की आवाज थी? हम ये पूछना चाहते हैं। चुनाव के नाम पे चुनी हुई सरकार देश के अन्नदाताओं की 750 किसानों की हत्या हो जाती है। क्या कोई भी सरकार जीवन का सर्जन कर सकती है? जब सर्जन नहीं कर सकती तो उन्हें जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया? देश का अन्नदाता अपनी देश की राजधानी में जाके अपनी बात नहीं रख सकता। हाँ, आप और हम सब इस मीडिया संस्थान पे बात करते हैं, ये बॉर्डर टीकरी बॉर्डर तो सरहद पे ठीक है, आप किसानों की बात कर रहे हो, वो आंदोलन में देखा था। बॉर्डर किसने बना दिए? मिथिलेश जी 10 सालों का जिक्र हो रहा है। 10 साल के पहले देश कहां था, उस 10 साल के बाद देश कहां पे है, क्योंकि कमान दूसरे के हाथ में थी। दूसरी बात जिसका जिक्र कर रहे हैं किसान आंदोलन, बहुत कुछ है इस 10 सालों में इस देश ने देखा है, अच्छा भी बुरा भी।
कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाले? क्या वाकई में जब 24 के चुनाव होंगे, जनता वोट कास्ट करने जाएगी, तो क्या इन पूरे 10 साल का हिसाब लेकर जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जनता बहुत स्मार्ट होती है और वो सारा जो भी डिसीजन लेती है वो कंक्लूड करके देती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जनता जनार्दन है। जनार्दन का मतलब वो भगवान का रूप है, उसका फैसला सिरोधारी होगा। लेकिन पिछले 10 साल में 2 चीजें चेंज हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। कभी भारत का काम ये था कि पाकिस्तान को कितना कर्ज मिला और भारत को कितना कर्ज मिला, वो परिभाषा बदल गई है। अब अमेरिका में भारत बराबर का जो सम्मान पाता है, वो एक चेंज ऑफ सिनेरियो है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस 3 बड़े इशू क्रिएट किए, किसान आंदोलन, अग्निवीर भर्ती और महिला पहलवान वाले, लेकिन उसको पब्लिक कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पाई। जो अभी आशीष जी ने कहा कि पब्लिक से को रिलेट हो जाए कोई इशू तो वो मुद्दा बन जाता है। जब वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग का आंदोलन छेड़ा तो सरकार बन गई। तो कहीं न कहीं जो चीज जनता को पसंद नहीं है, मैं वही काम करूंगा जो मेरे महबूब को पसंद है, वही आशिकी चलती है। जनता को आशिक चाहिए और वो आशिकी का गाना आप गा देते हैं तो जनता आपके साथ आशिकी हो जाती है, दीवानी हो जाती है। इंदिरा गांधी की थी ना दीवानगी। तो आप अभी लीडरशिप का अभाव है। और जब जब कांग्रेस पे संकट आया, साउथ ने साथ दिया। इंदिरा गांधी भी चिकमंगलूर गई थी, एक सेरनी सोलंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर ऐसे नारे लगे थे। लेकिन अब कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जैसा कोई विजनरी लीडर नहीं रहा। उसी का कारण है कि वो कोई भी मुद्दा क्रिएट करती है तो पब्लिक से कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाती। और मोदी जी जिस भी इश्यू को उठाते हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर उनको नीच कहते हैं तो गुजरात चुनाव जीत जाते हैं। इसका मतलब पब्लिक से उनका दिल का रिश्ता है। तो आप जब तक दिल का रिश्ता नहीं बनाए, कुछ भी दावे वादे कुछ भी कर लीजिए, ये मोहब्बत की तरह होती है राजनीति। अगर आपसे वो आशिकी करता है पब्लिक तो आप कुछ भी करिए, जीतेंगे। और अगर आपसे आशिकी नहीं करती, नफरत करती है, तो आप उन्हें चारों टाइम खाना खिलाइए, कुछ भी घोषणा करिए, वो अपने आशिक नहीं मानती है तो आपके साथ ठोकर मार देगी। बिल्कुल। अदिति, अभी आरसी जी ने भी कहा, प्रेस मीडिया को लेकर सवाल उठाए, पीएम को लेकर सवाल उठाए, दिल्ली में की हम बात कर लेते हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के ही सिंहासन पर कौन बैठने वाला है, इसी को लेकर फैसला होना है, इसलिए आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से मिथिलेश जी ने कहा कनेक्शन वाली बात, क्या वाकई में जनता से वो कनेक्शन विपक्ष नहीं मिला पा रहा है और इसलिए कितनी भी कोशिश करे और कितने भी फेलियर गिना देता है वो एनडीए गवर्नमेंट के पिछले 10 साल का जिक्र कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी की बात होने लगती है? क्या वाकई में 2014 में मोदी लहर की बात हुई, चलिए जीत के आ गए। 2019 में कहा कि अब कोई लहर वहर नहीं है, लेकिन इसके बाद उससे ज्यादा आंकड़ों पे आए। अब 400 पार की बात की जा रही है। वीक पॉइंट सत्ता पक्ष नहीं, लेकिन विपक्ष का क्या है कि दावे करती है, कोशिश करती है, बातें करती है, लेकिन परिणाम नहीं मिल पाता। क्या इस बार कुछ होगा? जो उम्मीद विपक्ष लगा के बैठा है, क्योंकि INDIA गठबंधन भी बना, वो भी एक साथ ही साथ छोड़ रहे हैं, अपने कांग्रेस के साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। मैं आरसी जी की सारी बातों का समर्थन करती हूँ, हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी बातों का भी समर्थन करती हूँ। सार्थक चर्चा हो रही है, लेकिन मैं बिंदुवार कुछ बात ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब बातचीत और वाद विवाद की बात खत्म हो चुकी है। चुनाव के नतीजे, वो चुनाव के तारीखें आ चुकी हैं। अब देखिए आरसी जी, सबसे आसान काम ये है कि मीडिया पे भांडा फोड़ दो, मीडिया को ब्लेम कर दो, ठीक है, सबसे आसान है। और ये आप नहीं, ये भाजपा भी करती है। कुछ नहीं है तो मीडिया नहीं दिखाती या मीडिया ज्यादा दिखाती है, जो भी है। दूसरी बात है विपक्ष क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बचपन से एक बात याद है कि जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं तो माता जी ये बोलती थी मेरी कि भैया आप परीक्षा की तैयारी करो, बातें करना बंद करो। मुझे लगता है कि वो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के नाम पे उसने देश को उम्मीदें दी, आज देश के पास विकल्प की कमी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को जो बचे कुचे बम्पर वोट जाएंगे, विकल्प नहीं है, इंदिरा गांधी जैसा चाम नहीं है। तो आपने ना तो पहले तो आपने देश के उन लोगों की जो शायद 50-50 चाहते थे कि मोदी को वोट दें या नहीं दें, या वो लोग जो चाहते थे हम नहीं देंगे, उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद दे दी इंडिया गठबंधन के नाम पे। और फिर क्या किया? बैठकें हुई? नहीं हुई। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग पे कितनी बैठकें की? आपके चेहरे हैं ना वो, आपके नेता है ना वो। आप पूरी जो आप यात्रा निकाल रहे थे वो कट शॉर्ट हो गई। और कहाँ है राहुल गांधी? तो आप जो उम्मीद देते हैं, इसीलिए आप कनेक्ट नहीं हो पाते। इसीलिए लोग कहते हैं यार कोई सीरियस चेहरा है ही नहीं तो मोदी को दे दीजिए। और मैं आरसी जी की वो तकलीफ समझ पाती हूँ कि जनता ही जनार्दन है, क्योंकि इसी जनता जनार्दन ने अभी अभी राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाला है।
तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा को सत्ता से बाहर निकालना है, जो कि आपके लिए जरूरी है, देश के लिए अगर आप मानते हैं जरूरी है, तो काम करें, तैयारी करें, मुद्दों से गौण ना हो। मुद्दे नहीं है आपके पास, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण, तमाम तरीके की जाति जनगणना, कहाँ गए वो मुद्दे? तो मुद्दे नहीं है क्योंकि नेता नहीं है। और कोई तो बात होगी कि आपके नेता भाजपा में जा रहे हैं। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा, आदित्य ने जो बात कही, और मुझे लगता है मीडिया को ब्लेम करने से पहले आप परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है आदित्य, आरसी जी कह रहे हैं तैयारी कुछ। करें अब आप, क्योंकि आपके पास चेहरा नहीं है और जनता श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि आदित्य जी बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप मीडिया को ब्लेम करते हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है वो कांग्रेस पार्टी जारी नहीं करती है। ये मीडिया की जो स्थिति, और मीडिया आपने तो जर्नलिज्म किया, आरसी चौधरी ने नहीं किया। हमने ये सुना है कि सत्ता पे जो आसीन होता है, जिसको जनता जवाबदेही देती है, उससे मीडिया जवाब पूछता है। और देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में विश्वास क्यों नहीं करता है? और तथाकथित अपने आप को पत्रकार कह के बैठने वाले व्यक्ति जब सत्ता के साथ में स्वर मिलाते हैं, जब 400 पार की बात करते हैं, तब मुद्दे गौण हो जाते हैं। इसलिए मुद्दों की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी ही उस संस्थान की है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन मीडिया कहाँ कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार जारी, वो तो ये कह रहे हैं कि वो 400 पार की बात कर रही है, तो क्या कर पाएगी? हम तो सवाल ही उठा रहे हैं। हम आपसे गुजारिश यही करना चाहेंगे, हम और वो ना पार कर पाए तो कांग्रेस या विपक्ष उसके लिए क्या कर रहा है, उसे रोकने के लिए? सवाल तो हम ये कर रहे हैं, दोनों से ही कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के तौर पे लोकतंत्र के अंदर जो संसद नहीं चलती तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए। अगर सड़कों पे सबसे अगर कोई बड़ा आंदोलन किया, और आज भी अगर सड़क पे कोई है, और कल महाराष्ट्र में अगर कोई समापन करेगा, तो पूर्व से लेके पश्चिम तक वो कांग्रेस का नेता राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी ने निर्णय किया उसके तहत वो कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अगर जनता की कोई आवाज सुनने की बात की तो उन्होंने कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष की निर्णय हमने किया है। से लेना चाहूंगी इसी पर सवाल मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी, इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, बहुत समर्थन मिला, भीड़ भी देखी हमने, किस तरह से बच्चा हो, महिलाएं हो, कितना ज्यादा क्रेज राहुल गांधी का, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता। न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे, एक तरफ सब चुनाव और इनमें लगे, लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, उस आम जनता के बीच में जा रहे हैं और आगे न्याय यात्रा बढ़ती जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्या वाकई में उस न्याय यात्रा का परिणाम कांग्रेस को मिलेगा, बेनिफिट उसका मिलेगा, उनके इस मेहनत का फल मिलेगा? क्योंकि हम बार बार गिनते तो हैं, बताते तो हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन और जहां जरूरत होती है राहुल गांधी की, उनकी मौजूदगी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो कहीं और पे व्यस्त है, जनता के बीच में है। देखिए, क्या फायदा मिलेगा इस बार? जब भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश हुई थी तो राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ नचवाया था, लेकिन हुआ क्या, 200 में बम्पर भीड़ आई और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस साफ हो गई। जो भीड़ आई थी उसके हिसाब से तो बांदीकुई भी जीतते, ममता भूपेश भी जीतती, लेकिन प्रसादी लाल भी जीतता, सब हार गए ना, केवल मुरारी को छोड़ के। इसका मतलब वोटों का कन्वर्जन नहीं हो रहा। और कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि मोदी को कोई पटक देगा। सबसे बड़ी उम्मीद है, ये कुश्ती की तरह दाव होता है, तो सामने वाला पहलवान 56 किलो का हो और दूसरा 90 किलो का हो तो लोग कहते हैं यार ये तो जीतेगा ही 90 किलो वाला। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट हो गया, पॉलिटिकल परसेप्शन, और 4 जून 400 पार के नारे वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको कैसे पार करोगे? वो कह रहे हैं पहले 282, फिर 336, अब की 400 पार। बिल्कुल अहम सवाल है कि कैसे कांग्रेस जब तक क्रिएट नहीं करेगी। राहुल गांधी के आने से इतनी सीटें जीती, राहुल गांधी बांसवाड़ा आए और जिला प्रमुख रेशम मालवीय समेत कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो पगफेरा है, उस पगफेरे को शुभ करने की बातें हैं, अभी यथार्थ में सोचने की बातें, केवल आरोप लगाने से सिर्फ आरोप लगाने और बातें करने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ भाजपा विधायक गुरवीर सिंह बराड़ जी जुड़ गए हैं। स्वागत है गुरवीर जी आपका। तारीखों का ऐलान हो चुका है गुरवीर जी, और जब राजस्थान की बात होती है तो आप लोग पास प्लस पॉइंट है, आप डबल इंजन की सरकार की बात आप कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, 3 महीने का कार्यकाल भी यहां पर हो चुका है, अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन 25 सीटें दावा आप लोगों के जीत को लेकर है राजस्थान में। सबसे बड़ा आधार क्या है? क्यों जनता सबसे बड़ा आधार है कि जो 90 दिन में डबल इंजन की सरकार ने वो कर दिखाया है कि जो पिछली गत सरकार 5 सालों में नहीं कर पाई। आज भजन लाल जी की सरकार ने जो राजस्थान में जिस तरीके से काम किया है, चाहे वो किसान के लिए हो,
चाहे वो गरीब महिलाओं के लिए और सबसे बड़ा जो युवाओं के लिए एसआईटी गठन करके आज जिस तरीका से इनके भ्रष्टाचार और इनके जो मिली भगत थी वो सामने आई है, तो जनता को मोदी की गारंटी पर भी पूरा भरोसा है और भजन लाल जी की कार्यशैली पर भी पूरा भरोसा है। राजस्थान वो तीसरी बार ऐसा स्टेट होगा जो लगातार 25 की 25 सीटें जिता करके मोदी जी की झोली में देगा। क्या किसी भी सीट पर आपको चुनौती नजर नहीं आती कि कांग्रेस किसी भी सीट पर टक्कर दे सकती है, कड़ी फाइट हो सकती है, या आप लोग को यही लगता है कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है? पिछली बार भी हमारे जीत के मार्जिन की अगर एवरेज उठा करके देखें तो 3 लाख से ऊपर था, कई सीटें हम 7 लाख के आसपास जीते हैं। तो इस बार उससे भी अच्छे परिणाम आने की हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने तो जो किया करिश्मा पूरे 10 साल में किया ही है। भारतीय जनता पार्टी का और राजस्थान में कांग्रेस की कार्यशैली को लोगों ने बिल्कुल भली भांति जानते हैं। पूरे 5 साल इन्होंने एमएलए को खुश रखने के लिए पूरे राजस्थान का खजाना लुटा दिया। लेकिन पिछली बार भी पूरे 25 जो सांसद के लिए उम्मीदवार खड़े थे वो 25 नहीं थे, वो सब हर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खड़े थे। आपके कैंडिडेट भी यही कह रहे थे, क्या इस बार भी वही है? क्या इस बार भी कोई प्रत्याशी नहीं बल्कि मोदी ही है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश के हर बच्चा, हर महिला, हर किसान, हर वर्ग। ठीक है, गुरमीत जी, मिथिलेश जी कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ। मैं कह रहा हूं, पहले चरण में चुनाव है गंगानगर का, और न तो बीजेपी ने कैंडिडेट तय किया न कांग्रेस ने कैंडिडेट तय किया। गंगानगर सीट पर क्या जो वर्तमान भाजपा के सांसद हैं निहाल चंद, उनका रिपीटेशन होगा या मामला गड़बड़ है? क्योंकि गंगानगर में स्थिति ठीक नहीं रही है विधानसभा चुनाव में। ये सब फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल निशान है, और भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है वो आपको किसी देश की राजनीतिक पार्टी में देखने में नहीं मिलेगा। कमल निशान चुनाव लड़ेगा और हम लाखों की तादाद से गंगानगर से ये सीट जीत करके प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में देंगे, मैं जो आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन गुरवीर जी, एक अहम सवाल ये भी कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो 25 कैंडिडेट को तराशा जा रहा है पैनल से, एक को चुना जा रहा है, तो फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए। कमल और मोदी जी तो है ही। समर्पित कार्यकर्ता चुनाव लड़ते आए हैं और आगे चुनाव लड़ेंगे। पैनल पे डिस्कशन करना, कैंडिडेट चुन के उतारना, ये पार्टी का बिल्कुल सब पार्टियां करती है, हम भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये खूबी है कि आप देखेंगे हर वर्ग को मौका मिलता है। ये हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज नहीं, यहाँ कार्यकर्ता आज एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है, आज सामान्य कार्यकर्ता केंद्र में मंत्री हो सकता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। तो ये सब कार्यकर्ताओं को एक साथ चलिए ठीक है, सामान्य कार्यकर्ता को मौका बीजेपी दे रही है, राजस्थान में देखने को मिला है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सिंहासन को लेकर तारीख का तो ऐलान हो चुका है, यानी परीक्षा की तारीख आ चुकी है, और अब प्रत्याशी की परीक्षा भी है, पार्टियों की परीक्षा भी है, और यहाँ पर जो फैसला करना है वो आम जनता को करना है। अब देखना होगा कि जनता प्रत्याशी देखती है, पार्टी देखती है, मुद्दे को देखती है, गारंटी देखती है, या फिर जो वादे पूरे कर रही है सरकार उसके ध्यान में रखती है। तमाम अहम पहलू है, ये तो जनता ही यहाँ पर फैसला करेगी। लेकिन इतना तय है कि अब वक्त यहाँ पर कम है और हर कोई जुट जाएगा तैयारियों में। अब देखना होगा किसकी तैयारी में दम है और इस दंगल में कौन विजयी होता है।